हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं हम उसका फर्स्ट चैप्टर। अब पिछली क्लास यदि आपने देखी होगी तो आपको काफी मजा आ रहा होगा, काफी आसान लग रही होगी केमिस्ट्री को। तो आज हम वहीं से टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको ध्यान हो, हमने पिछली क्लास में स्टोइकियोमेट्री के बारे में आपको बताया था। आज वहीं से आगे टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1.10.1 यानी कि सीमांत अभिकर्मक, जिसे कहते हैं लिमिटिंग रिजल्ट। क्या होता है सीमांत अभिकर्मक? हम यहां बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टोइकियोमेट्री में। और स्टोइकियोमेट्री में हमने बताया था कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। फिर यह देखा जाता है कि कौन से अभिकर्मक किस अनुपात में मिलकर के हमारे पे कितनी मात्रा में उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब हम स्टोइकियोमेट्री में सीमांत अभिकर्मक की बात करते हैं तो सीमांत अभिकर्मक का अर्थ होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अभिकर्मक होते हैं उन अभिकर्मकों के रासायनिक अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप क्या मिलते हैं? हमें उत्पाद मिलते हैं। अब जैसा कि हमने एक संतुलित समीकरण लेते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं यहां पर, संतुलित समीकरण जैसे है, हम अमोनिया बना रहे हैं, N2 प्लस H2 से क्या बनेगी? NH3 यानी कि अमोनिया बनेगी। इसको संतुलित कर दिया जाए तो नाइट्रोजन के यहां पर बराबर करने के लिए हम क्या लिख लेते हैं? यहां पर 2 लिख लेते हैं, और यहां पर इसमें क्या लिख लेते हैं? 3 लिख लेते हैं। N2 प्लस 3H2 से 2NH3, तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। आप जानते हैं ये क्या है? ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन। ये कैसी स्टेट में? गैसीय स्टेट में। यह भी गैसीय अवस्था में। और यह हमारा क्या बन रही है? अमोनिया। यह भी कैसी स्थिति में बन रही है? गैसीय स्टेट में बन रही है। अब हमने यहां पर बात करी थी हमने कहा था स्टोइकियोमेट्री गुणांक के बारे में आपको बताया था। तो स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या होते हैं कि किसी भी, ये हमारे क्या है? अभिकर्मक है। ये क्या है? उत्पाद है। इन दोनों के मिलने से ये उत्पाद यानी कि अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो इसके आगे यदि स्टोइकियोमेट्री गुणांकों को यदि हम ऐसे लिख रहे हैं थोड़े से, ये स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका अर्थ है कि इसका 1 मोल जब इसके 3 मोल के साथ क्रिया करता है तो हमारे पास क्या मिलती है? 2 मोल अमोनिया प्राप्त होती है। यही अर्थ हुआ। लेकिन क्या ऐसा आवश्यक है कि हम जो भी अभिकर्मक उपयोग में ला रहे हैं वो ठीक इसी अनुपात में हो कि उसमें ठीक 1 मोल नाइट्रोजन हो और ठीक 3 मोल हाइड्रोजन हो? ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं है। तो क्या होगा कि हम कुछ कुछ मात्राएं ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने 10 ग्राम नाइट्रोजन ले ली, 15 ग्राम हाइड्रोजन ले ली, ऐसी मात्राएं हम लेते हैं। तो जब कुछ मात्राओं को आप लेकर के किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं तो इन दोनों में से यह दोनों जब एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी हमारे पास क्या बननी है? अमोनिया बननी है। और अनुपात क्या है कि इसके 1 मोल इसके 3 मोलों से संयुक्त करेंगे तब हमें 2 मोल अमोनिया मिलेगी। लेकिन मैं कह दूं कि इसके हमारे पास है 4 मोल और इसके मेरे पास है 28 मोल, तो इसके 4 मोल इसके कितने मोलों से करेंगे? यदि 1 मोल 3 मोल से संपर्क करता है, अभिक्रिया करता है, तो 4 मोल कितने होंगे? 4 3 12 मोलों से करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यहां पर फिर से आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने कहा इसके मैंने कितने ले लिए? मान लेते हैं 4 मोल ले लिए, तो इसके 4 मोल इसके कितने मोलों से क्रिया करेंगे? मैंने कहा 4 3 12 मोलों से क्रिया करेंगे। इतने मोलों से क्रिया करेंगे और जो भी क्रिया करके अमोनिया का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे। पर बात यह है कि प्रारंभ में जब हमने लिए थे तो इसके केवल 4 मोल लिए थे और इसके मान लो तो 20 मोल लिए थे। लेकिन अब इसके 4 मोल तो समाप्त हो गए। किसमें? अमोनिया के बनने में, क्योंकि इसके 4 मोलों ने इसके 12 मोलों से क्रिया करके अमोनिया तैयार कर ली। तो कितने मोल अमोनिया तैयार हुई होगी? इसके 4 मोल हैं, इसके 12 मोल हैं, तो इसके कितने बनते हैं? 2 मोल। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसके यानी कि 8 मोल अमोनिया बन जाएगी इससे। तो 4 मोलों ने हाइड्रोजन के 12 मोलों से क्रिया करके 8 मोल मान लेते हैं अमोनिया बना ली। लेकिन नाइट्रोजन तो अब समाप्त हो गया क्योंकि उसके 4 मोल थे, 4 के 4 प्रयोग में आ गए। लेकिन हाइड्रोजन में अभी कितने मोल बचे होंगे?
8 मोल शेष बच गए। तो अब ये 8 मोल हाइड्रोजन क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता कि इस हाइड्रोजन को जब तक नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तब तक यह अमोनिया का निर्माण नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि इन दोनों अभिकर्मकों में से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन पहले समाप्त हो गया? नाइट्रोजन पहले समाप्त हो गया, हाइड्रोजन अभी शेष बचा हुआ है। तो जो किसी भी अभिक्रिया में जो भी हमारे पास अभिकर्मक होते हैं जिनसे उत्पादों का निर्माण हो रहा है, उन अभिकर्मकों में से जो अभिकर्मक या रिजेंट पहले समाप्त हो जाता है, तो पहले समाप्त हो जाने से क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं होगी। तो ऐसे अभिकर्मक को हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो इस स्थिति में ये क्या है? सीमांत अभिकर्मक। और यह हमारा क्या है? यह है आधिक्य अभिकर्मक। आधिक्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादा बच गया, लास्ट में कुछ शेष रह गया, तो ये ज्यादा मात्रा में। और इसे सीमांत अभिकर्मक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके समाप्त होते ही अभिक्रिया, जो हमारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन रहे थे, वो अभिक्रिया क्या हो गई? रुक गई। तो मुझे लगता है यहां पर आपको जो हमारा ये सीमांत अभिकर्मक की जो हम कह सकते हैं व्याख्या थी, एक्सप्लेनेशन था, ये समझ में आ गया होगा। यदि एक लाइन में इसे बताएं तो क्या कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिन अभिकर्मकों का प्रयोग होकर के उत्पादों का निर्माण हो जाता है, उन अभिकर्मकों में से जो अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाए, जिसके कारण अभिक्रिया रुक जाए, यानी कि उत्पाद का बनना बंद हो जाए, उस अभिकर्मक को हम कहेंगे सीमांत अभिकर्मक, यानी कि लिमिटिंग रिजेंट। और जो अभिकर्मक शेष रह जाता है, अभी बच गया, वो इसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं आधिक्य अभिकर्मक, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सेस रिजेंट कह सकते हैं इसको। तो परिभाषा दें यदि इनकी, तो क्या देंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों, क्योंकि एक से अधिक अभिकर्मक होंगे, अभिकर्मकों में से जो अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाए, तो इसके समाप्त होने से क्या होगा? उत्पाद बंद हो जाएगा। पहले समाप्त हो जाए, जिससे रासायनिक अभिक्रिया रुक जाए, रासायनिक अभिक्रिया रुक जाए तथा उत्पाद बनना बंद हो जाए। ये यहां तक हमारी बात आ रही है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों में से जो अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाए, तो क्या कहेंगे? उसको सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी। और चाहे तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, आधिक्य अभिकर्मक के बारे में कह सकते हैं। लिखते हैं आगे, और जो अभिकर्मक शेष रह जाता है उसे ही आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। तो मुझे लग रहा है इस परिभाषा से अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है और आधिक्य अभिकर्मक क्या होता है। कोई भी रिएक्शन आप लीजिए, मैं यदि बात करूं, मैंने लिया H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। तो समीकरण को आप चाहें तो संतुलित कर लीजिए। हमने इसको यहां पर 2 कर दिया,
तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो यह हमारी एक समीकरण है। अब इन दोनों में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं। जब तक हम कहें रासायनिक अभिक्रिया केवल तब तक ही चलती रहेगी जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों उपस्थित रहेंगे, तब तक ही आपस में मिल करके जल का निर्माण करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इन दोनों में से कोई भी एक समाप्त हो जाए, जो पहले समाप्त होगा उसी को हम क्या कह देंगे, सीमांत अभिकर्मक कह देंगे। और जो बाद में समाप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, आधिक्य अभिकर्मक कह देंगे। तो सीमांत अभिकर्मक के कारण जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है वह बननी बंद हो जाती है, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक जो हमारे पास पदार्थ है वो क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। जब वो समाप्त हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए मान लेते हैं यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें मान लेते हैं यह है सीमांत अभिकर्मक। तो प्रारंभ में ये दोनों उपस्थित थे तो इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, जल बन गया। लेकिन थोड़ी देर तक ये अभिक्रिया चलती रही और बाद में ये ऑक्सीजन खत्म हो गई। हाइड्रोजन अभी बची है लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो ऑक्सीजन पहले खत्म हो गई तो इसलिए क्या कह देंगे इसको, सीमांत अभिकर्मक। और इसके समाप्त होने से अब इस हाइड्रोजन का जल के रूप में रूपांतरण नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सीमांत अभिकर्मक है और ये हमारा क्या है, आधिक्य अभिकर्मक है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको यहां पर आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बेस्ड में एनसीईआरटी में जो एक एग्जांपल दिया हुआ है फिर उसे हल करेंगे। तो अभी हमने सीमांत अभिकर्मक को समझा, अब हम एनसीईआरटी में इसके बेस्ड में जो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है पहले उसे देखते हैं, और यह हमारा है एग्जांपल 1.5। तो क्या कह रहे हैं, उदाहरण 1.5 के अनुसार 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। प्राप्त अमोनिया की मात्रा परिकलित कीजिए। इन स्थितियों में NH3 उत्पाद के लिए सीमांत अभिक्रियक को पहचानिए। तो क्या क्या इन्होंने दिया है, हमें दिया है नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, नाइट्रोजन हमें दे दी, यह हमारा है उदाहरण 1.5। क्या दिया है, N2 दी है 50 किलोग्राम, दूसरा हमारे को दी है हाइड्रोजन दी है, यह हमारे को दी है 10 किलोग्राम। अब हमें यह बताना है कि NH3 जो बनेगी वो कितनी बनेगी, कितने किलोग्राम अमोनिया तैयार हो जाएगी इन दोनों से। साथ ही हमें क्या बताना है, सीमांत अभिक्रियक को भी पहचानना है कि सीमांत अभिक्रियक कौन सा है उसको भी हमें पहचानना है। तो किस प्रकार से करेंगे, अब जिससे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जान रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो पहला स्टेप आपको होना चाहिए, आपको रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन लिखते हैं। अभी इससे पहले हमने सेम ऐसी रिएक्शन लिखी थी, N2 प्लस H2 से क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है, NH3 बन रही है। अब यहां पर दोबारा नहीं लिख रहे हैं कि N2 ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों गैसीय स्टेट में है, इससे अमोनिया बन रही है, ये भी गैसीय अवस्था में। ये सब चीजें हम अभी लिख चुके हैं। अब इसको संतुलित करने की बात आती है, तो संतुलित के लिए हमने कहा था यहां पर क्या कर दीजिए, यहां पर 2 लिख लेते हैं। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा हमारा, यहां पर 3 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 1। तो ये 1 3 2 ये हमारे क्या हो गए, स्टोइकियोमेट्री गुणांक आ गए। तो स्टोइकियोमेट्री गुणांक लिखने के बाद हम जानते हैं कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से संपर्क करके क्या बनाएंगे, 2 मोल अमोनिया का निर्माण हो रहा है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब साथ में थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अब 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं। तो अब इनके मोलर द्रव्यमान लिखने हैं। मोलर द्रव्यमान मतलब जो आणविक द्रव्यमान होते हैं उनको लिखेंगे, किसमें, ग्राम के रूप में। अमोनिया, आप जानते हैं अमोनिया का परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु भार कितना होता है 14। तो इसका अर्थ है कि N2 में 2 नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, 2। एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा, लिख लेंगे 28 ग्राम। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के यहां पर कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार जो होता है वो होता है 1, या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा 6, और ग्राम में प्रदर्शित करें तो 6 ग्राम आ जाएगा। अमोनिया में चलते हैं। अमोनिया में यह कितने हैं, नाइट्रोजन के
2, और हाइड्रोजन के कितने हैं 6, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 है, इन दोनों को जोड़ करके अणु बाहर निकालिए, उसका डबल कर लीजिए। तो नाइट्रोजन का केवल 1 ले रहे हैं, यानी कि कितने हो गए 14 परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन के कितने हो गए 3, तो 14 और 3 17, और साथ में 2 के गुणा कर दे तो 17 दूनी 34, यानी कि इसका जो मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 34 ग्राम। तो 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम, ये हमें पता चल गया। अब यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे को क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है 50 किलोग्राम, और हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन दिया है 10 किलोग्राम। तो हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अमोनिया के 2 मोल बनने के लिए नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोलों के साथ क्या करता है, संयुक्त तो होता है। तो पहले हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं यहां पर 28 ग्राम में कितने मोल हैं, 1 मोल है, तो लिखते हैं N2K 28 ग्राम में मोल, या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितनी है 1 मोल है। तो N2K 1 ग्राम में मोलों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1/28 मोल आ जाएगी। अब हमें इसने कितना दे रखा नाइट्रोजन 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम का अर्थ है कि N2K 50 kg, 50 kg मतलब 50,000 ग्राम में मोलों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 50,000 बटे कितना आ गया 28, ये मोलों की संख्या आ रही है। तो यदि इसे हम भाग दें तो हमारा भाग दे करके जो लगभग कैलकुलेट होकर के मान आ रहा है, हम सीधे यहां पर लिख रहे हैं जिससे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो, जो हमारे को किताब में दे रखा है। ये लगभग हमारा निकल के आएगा 17.86 गुणा 10 की घात 2, यानी कि ये निकल के आएगा 17.86 गुणा 10 की घात 2, यानी कि इसकी गुणा कर दे तो 1786 मोल आ गए। इसका अर्थ हुआ कि नाइट्रोजन के 50 किलोग्राम में मोलों की संख्या 1786 है। अब हम चले हाइड्रोजन की तरफ। तो आप जानते हैं जो हमारा हाइड्रोजन है वो है 10 किलोग्राम। ठीक यही मेथड यूज करेंगे। तो लिखते हैं H2K, अब समीकरण में आइए, H2K 6 ग्राम में कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। तो H2K लिखते हैं 6 ग्राम में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितनी 3। तो H2K 1 ग्राम में मोलों की संख्या बराबर 3 बटे कितना आ जाएगा 6, यानी कि 1/2। तो H2K कितने ग्राम, कितना दिया है यहां पर 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम, और 10 किलोग्राम में कितने ग्राम 10,000 ग्राम में मोलों की संख्या बराबर, ये आ जाएगा 10,000 बटे 2, यानी कि कितनी आ गई 5,000 मोल। तो हमने यहां पर यह ज्ञात कर लिया कि जो हाइड्रोजन के जो हैं वो 5,000 मोल आ रहे हैं, और जो हमारे इसके नाइट्रोजन के हैं वो 1786 मोल हैं। तो मोलों की संख्या हमें पता चल गई। अब देखिए मोलों की संख्या से क्या फायदा होगा। आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ संयुक्त होता है। इसका अर्थ है कि यदि नाइट्रोजन के 1786 मोल हैं तो उसके लिए कितने हाइड्रोजन के परमाणु चाहिए। तो लिखते हैं चूंकि N2K 1 मोल H2K 3 मोलों से संयोग करता है, संयोग करता है, अतः किसके N2K कितने मोल 1786 मोल, 1786 मोल मोलों के लिए आवश्यक H2K मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो कितने मोल चाहिए होंगे H2 के लिए, N2 के 1786 मोलों के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए, 1786 में कितने की गुणा करनी है 3 की। तो 1786 गुणा 3, 3 छिंग 18, 3 अठे 24 और 1 25, 3 सते 21, 22 23, 3 एकम 3 और 2 5, 5,558 सॉरी 5,358 मोल किसके चाहिए H2 के।
लेकिन हमारे पास H2 के कितने मोल है? केवल 5000 मोल हैं। तो इसका मतलब पूरे 1786 मोल नाइट्रोजन के हम कह सकते हैं खत्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो किसकी कमी हो रही है? यहां पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है? सीमांत अभिकर्मक है। तो लिखेंगे चूंकि H2 के केवल 5000 मोल ही हैं, अतः H2 सीमांत अभिकर्मक है, अभिकर्मक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि प्रश्न में यह पूछा था कि सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा। पहले ये बात समझ में आ गई। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि कितनी अमोनिया की आवश्यकता है। तो उससे पहले एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम फटाक से इसकी मात्रा निकालेंगे। तो अभी हमने यह तो निकाल लिया कि सीमांत अभिकर्मक कौन होगा। अब यह हमारे लिए प्रश्न काफी आसान हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक जो है वह क्या है? हाइड्रोजन है, H2 है। तो अब मीथेन कितनी भी हो, सॉरी नाइट्रोजन कितनी भी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें यह देखना है कि हाइड्रोजन इतनी जो हमें हाइड्रोजन दी हुई है कितनी है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी? क्योंकि सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन होने के कारण जैसे ही हाइड्रोजन समाप्त होगी अमोनिया का बनना बंद हो जाएगा, भले ही हमारे पास नाइट्रोजन कितनी भी मात्रा में उपस्थित हो। तो अब हमें यह देखना है कि 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से कितने किलोग्राम अमोनिया तैयार होगी। तो इसको कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में रिलेशन रख करके। ऐसे प्रश्न हमने अभी पीछे कराए थे आपको स्टोइकियोमेट्री में, जब आपको 6 टाइप्स के न्यूमेरिकल बताए थे तो वहां आपको बताया था ग्राम को ग्राम वाले क्वेश्चन में। तो यहां पर हमें सीधा है कि 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से कितने किलोग्राम अमोनिया तैयार होगी। तो कैसे करेंगे? यहां पर लिखते हैं 34 ग्राम अमोनिया तैयार करने के लिए हमें कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए? 6 ग्राम। तो लिखते हैं 34 ग्राम अमोनिया तैयार होती है। कितने? हम कह सकते हैं बराबर 6 ग्राम H2 से, या इसको थोड़ा उल्टा लिख ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम लिख रहे हैं 6 ग्राम हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है, अमोनिया बनती है बराबर कितने ग्राम? 34 ग्राम। 34 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से अमोनिया बनेगी, यानी कि 34/6। तो कितना है हमारे पास? हमारे पास तो 10 किलोग्राम है ना, तो लिखेंगे 10 किलोग्राम यानी कि 10,000 ग्राम से अमोनिया बनेगी बराबर 34/6 गुणा 10,000। तो सीधे 6 का भाग दे देते हैं। 6 पंजे 30, बच गया 4, 6 12 6 तियां 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 5.6 और सीधे गुणा, इसके बाद डेसिमल यदि छोड़ दें तो 7 में गुणा 10,000, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको? ये यदि आप इसकी गुणा कर दें, 10 की इसमें गुणा करेंगे तो सीधे 56,000 आ जाएगा, यानी कि आ गया 56 किलोग्राम के लगभग। यानी कि 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से 56 किलोग्राम अमोनिया तैयार हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये काफी आसान है। प्यारे बच्चों, ये जो बेसिक सा नियम है कि एक वस्तु का मूल्य इतना तो 10 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, ये तरीका है काफी आसान है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसे। तो मुझे लगता है आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। आप अच्छे से इनकी जो प्रश्न है इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो फटाक से आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारा विलयन है, उसको समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलयनों में अभिक्रिया। तो सबसे पहले अभिक्रिया तो आप जानते हैं रिएक्शन मतलब एक
दो या दो से अधिक यदि आप कह सकते हैं अभिकर्मों को, पदार्थों को यदि आपस में मिलाया जाए तो उनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप वह बदल करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिक्रिया तो आप जानते हैं। अब बात आती है विलयन क्या होता है। पहले हम इसको समझेंगे। विलयन जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, इसको हम समझते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था द्रव्य का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण बताया था। तो हमने कहा था रासायनिक आधार पर जब द्रव्य का वर्गीकरण किया जाता है तो द्रव्य को किस आधार पर, रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर जब वर्गीकरण करते थे तो हमने कहा था दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मटेरियल्स। दूसरे हमारे क्या होते हैं, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वो जो शुद्ध अवस्था में रहते हैं, और इसका हमने आगे वर्गीकरण करा था जिसमें हमने तत्व और यौगिकों में इसको बताया था। दूसरा हमने मिश्रण बताया था। मिश्रण मतलब चाहे दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कह देते हैं। और खास बात मिश्रण की क्या होती है कि इसमें पदार्थों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है, किसी कोई रेशियो की आवश्यकता नहीं है। तो मिश्रण को भी हमने वहां दो भागों में विभाजित किया था। एक हमने कहा था समांगी मिश्रण, और दूसरा होता था हमारा विषमांगी मिश्रण। इसको हम कहते थे होमोजीनियस मिक्सचर और इसे कहते थे नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो मिक्सचर है हमारे दो प्रकार के हो गए, एक समांगी और एक विषमांगी। तो समांगी मिश्रण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो यदि एक लाइन में विलयन की परिभाषा दी जाए तो हम कहते हैं किसी समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब पहली बात यह कि आखिर ये समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी मिश्रण का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक हम कह सकते हैं पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और मिश्रण इस प्रकार से प्राप्त हो कि यदि मिश्रण के मैं दो नमूने लूं, एक नमूना मैंने मान लेते मैंने दो पदार्थ लिए, एक ए ले लिया और एक दूसरा ले लिया बी, इन दोनों को मिलाकर के मिश्रण तैयार हो गया। अब मैं इसका यहां पर एक नमूना मैंने यहां से उठाया, एक नमूना यहां से उठाया। इस नमूने में मैंने देखा तो ए के जो मिले हमें 3 पार्टिकल मिले और बी के क्या मिले, 2 पार्टिकल मिले। उतना ही नमूना मैंने किसी दूसरे स्थान से उठाया, ठीक, नमूने की मात्रा उतनी है। अब इसमें भी मुझे ए के जो मिले 3 हिस्से मिले और बी के जो मिले कितने हिस्से मिले, 2 हिस्से मिले। तो यदि मिश्रण के विभिन्न हम कह सकते हैं हिस्सों पर जो हम जिन पदार्थों को मिलाकर के मिश्रण तैयार कर रहे हैं उनका अनुपात या उनकी मात्राएं एक समान रूप से हमें प्राप्त हो तो इस प्रकार के मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। और इसका हमने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे जल में आप चीनी घोल दीजिए, दूध में चीनी घोल दीजिए, तो उसके किसी भी एक हिस्से को उठाएंगे तो आपको एक जैसा मीठापन लगेगा। इसका मतलब क्या है, वह समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण का मैंने आपको वहां एग्जाम्पल दिया था। अब जल में रेत घोल दीजिए तो वो सब स्थानों पर जल में एक समान रूप से रेत घुलने वाला नहीं है, तो वो विषमांगी मिश्रण था। तो यहां पर आपको समांगी मिश्रण की बात समझ में आ गई है। और इसी समांगी मिश्रण को हम क्या कह देते हैं, विलयन कहते हैं। तो लिखते हैं, विलयन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी समांगी मिश्रण को, या आप थोड़ी और लंबी डिटेल में परिभाषा लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अवयवों को मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, कुछ भी घटक हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक अवयवों को आपस में मिलाकर समांगी मिश्रण बनाया जाता है, समांगी मिश्रण बनाया जाता है, तो इस समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। इसी को सॉल्यूशन कह देंगे, विलयन कह देंगे। तो यहां से हमें विलयन की परिभाषा स्पष्ट हो गई है कि विलयन क्या है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को या अवयवों को या घटकों को, कुछ भी हो सकते हैं ना ये अवयव या पदार्थ या घटक, बस मिश्रण में आपने जो कुछ भी डाल दिया वो सब क्या हो गया, उसके अवयव हो गए, घटक हो गए।
मैं कहूं कि मैं रेत में उठा करके कहीं से कंकड़ डाल दूं, मैं सोना डाल दूं, मैं पत्थर डाल दूं, ये सब क्या है? अवयव हैं, घटक हैं उसके, जो मिश्रण तैयार होगा। ये बात अलग है कि वो समांगी मिश्रण न हो। तो हमने यहां पर बात करी कि विलयन एक ऐसा हम कह सकते हैं मिश्रण है जो कि समांगी मिश्रण होता है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक समान रूप से आपस में मिले हुए रहते हैं, वो हमारा क्या हो गया? विलयन। अब यहां पर हम एक बात आपको और स्पष्ट करना चाहेंगे। जब भी विलयन शब्द आता है, सॉल्यूशन शब्द आता है, आपके दिमाग में हमेशा फटाक से एक क्लिक करता है कि यदि ये विलयन है तो ये जरूर द्रव अवस्था में होगा। लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि कोई विलयन है तो इसका अर्थ है कि वो द्रव अवस्था में ही हो, क्योंकि विलयन की सीधे एक लाइन की परिभाषा है कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। परिभाषा तो यहीं तक है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण है, वो तो कैसा भी हो सकता है। तो इसके आधार पर समांगी मिश्रण हमारे प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? ठोस को ठोस से मिला दिया जाए, ठोस को हम द्रव से मिला दें, ठोस को गैस से मिला दें, फिर द्रव को द्रव से मिला दें, द्रव को ठोस से मिला दें, द्रव को गैस से मिला दें, फिर गैस को ठोस में मिला दें, फिर गैस को द्रव में मिला दें और गैस को गैस से मिला दें। अब आप सोच रहे होंगे सर जब ठोस को द्रव से मिलाया, मैंने कहा ठोस ठोस, ठोस द्रव और ठोस गैस, दूसरा मैंने कहा द्रव ठोस, पहले द्रव द्रव लिख लेते हैं, द्रव द्रव, द्रव ठोस, द्रव गैस, तीसरा हमने कहा गैस गैस गैस, फिर गैस द्रव और गैस ठोस। ये बात करी हमने। तो आपको लग रहा होगा सर ये ठोस द्रव और ये द्रव ठोस तो एक ही चीज है ना, या आप कहो कि सर ये ठोस गैस और ये गैस ठोस, ये तो दोनों एक ही चीज हो गई ना सर। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब इस प्रकार से इसको लिख रहे हैं तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि इसमें जो पहला पोर्शन है ये वाला, हम माने ये मेजॉरिटी स्थिति में, मेजॉरिटी मतलब इसकी मात्रा अधिक है, तो इसकी मात्रा अधिक को समझने के लिए हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं कि जब विलयन का निर्माण किया जाता है, किसका? विलयन का, तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलयन यानी कि सॉल्यूशन, विलायक यानी कि सॉल्वेंट, विलेय यानी कि सॉल्यूट। तो विलयन कैसे तैयार होता है? कम से कम दो चाहिए आपको, दो घटक चाहिए, उसमें एक को विलायक कहेंगे, एक को विलेय कहेंगे। अब बात आती है विलायक और विलेय क्या है। फिर यहां पर आपके दिमाग में एक, हम कह सकते हैं एक चीज क्लिक करती है कि विलायक है तो इसका मतलब निश्चित रूप से यह द्रव होगा। तो फिर यहां पर हम इस बात का खंडन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं विलायक का अर्थ कहीं पर भी द्रव नहीं है। विलायक का अर्थ है जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय। तो अब जब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम कहें कि ये सब विलायक हैं, तो ये सब क्या होंगे? विलेय होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे कितने प्रकार के ये सॉल्यूशन बन गए? ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके के हमारे क्या बन गए? ये सॉल्यूशन तैयार हो जाते हैं। तो इतनी बात मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें चलते हैं फिर से। हम कहते हैं विलयन को तैयार होने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपके पास दो घटक होनी चाहिए, उसमें से एक घटक को हम विलायक कहेंगे और एक घटक को हम कहेंगे विलेय। अब बात आती है कि विलायक किसको कहें और विलेय किसको कहें। तो इसका निर्धारण हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, हम कहें हमने दो घटकों को आपस में मिलाया, दो घटकों को आपस में मिलाया, आपस में मिलाया, और खास बात क्या की, ये दोनों के दोनों जो घटक थे इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग थी। ये भौतिक अवस्थाएं तो है, ठोस द्रव गैस क्या है? भौतिक अवस्थाएं। तो हमने कहा जो दो घटक थे इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग थी।
तो दो घटकों को आपस में मिलाने पर प्राप्त विलयन की भौतिक अवस्था जिस घटक से मिलती हो वही क्या कहलाएगा हमारे पास? विलायक कहलाता है, वही कहलाएगा विलायक। तो जो दूसरा घटक होगा जिसकी विलयन से हम कहीं भौतिक अवस्था नहीं मिलेगी, वो क्या कहलाएगा? वो तो विलेय कहलाएगा। अब एग्जांपल ले लें। मैंने कहा मान लेते हैं कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया चीनी का और जल का। मैंने कहा जल लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए। जल में आपने चीनी डाली तो क्या हो गया? एक विलयन तैयार हो गया। अब जल कैसी अवस्था में था? यहां पे लिख रहा हूं मैंने क्या लिया? जल प्लस चीनी लिया। ये दो चीजें ली, इससे जो विलयन तैयार हुआ वो हमारे पास क्या बन गया? मीठा जल। तो ये जल क्या अवस्था में था? द्रव अवस्था में। चीनी कैसी अवस्था में थी? ठोस अवस्था में। जो मीठा जल बना वो कैसी अवस्था में था? द्रव अवस्था में था। तो अब क्या बन गया? ये द्रव अवस्था में था और जल भी द्रव था, इसका मतलब ये दोनों अवस्थाएं मिल गई। इसका मतलब ये क्या हो गया? विलायक बन गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा यदि चीनी को जल में मिलाएं तो हमेशा क्या जल ही विलायक बनेगा? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब चीनी ले लीजिए ज्यादा और जल ले लीजिए कम। आप 1 किलोग्राम चीनी में मुश्किल से हम कह सकते हैं 50 ml जल डाल दीजिए छिड़क के चारों तरफ। तो अब चीनी क्या होगी? गीली हो जाएगी। इसका मतलब है चीनी में यदि ढंग से उनको मिला लिया जाए, जल को और चीनी को, तो चीनी क्या होगी? गीली हो जाएगी। सॉलिड स्टेट में ही रहेगी लेकिन क्या रहेगी? गीली रहेगी। तो विलयन तो बन गया। तो उस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि जो चीनी है, जो हमें विलयन प्राप्त हुआ है, वो ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कहेंगे चीनी क्या होगी? वहां पर विलायक बन जाएगी और जो जल होगा वो क्या बन जाएगा? विलेय बन जाएगा। तो यह निर्धारण हमारा पहली स्थिति में आ गया कि दो घटकों को आपस में मिलाया, दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग थी। हमें जो विलयन प्राप्त हुआ वो जिस भौतिक अवस्था में प्राप्त होगा, वह भौतिक अवस्था जिस घटक के साथ मैच करेगी, मिलेगी, वही घटक हमारा क्या होगा? विलायक होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं इसमें, किस प्रकार से निर्धारण करते हैं विलायक का, कि दोनों घटकों में से जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक हो, वह विलायक कहलाता है। तो सेकंड, विलायक का कैसे डिसीजन लें? अब हमने कहा दो चीजें ले ली आपने। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार ठोस और एक द्रव ही लिया जाए। हमने कहा दो ठोस ले लिया आपने या दो द्रव ले लिए आपने, उन दोनों द्रवों को आपस में मिलाया। मान लेते हैं आपने जल में अल्कोहल मिला लिया। जब जल में अल्कोहल को मिलाएंगे आप, तो क्या लिया आपने? मान लेते हैं यहीं पे लिख रहे हैं, जल प्लस अल्कोहल से क्या बन गया? हमारा एक विलयन बन गया। जल कितना लिया हमने? 80%, या आप कह सकते हैं 80 ml ले लिया, मिलीलीटर में ले लेते हैं। अल्कोहल कितना ले लिया? 20 मिलीलीटर ले लिया। तो विलयन कितना बन गया? 100 ml बन गया। तो अब हम कहें विलायक कौन है? तो भाई ये दोनों के दोनों तो द्रव अवस्था में ही तो हैं, विलयन भी द्रव अवस्था में आ रहा है। तो इस नियम से तो हमारे पास विलायक का डिसीजन नहीं हो सकता। तो फिर किस नियम से करेंगे? इस वाले नियम से डिसाइड करेंगे विलायक कौन होगा। जिसकी मात्रा अधिक, जल की मात्रा अधिक है तो जल क्या है? विलायक है, और अल्कोहल क्या है? विलेय। और यदि उल्टा कर दें, हम 80 ml क्या ले लेते? अल्कोहल ले लेते, और 20 ml क्या ले लेते? जल ले लेते। तो उल्टा हो जाता। हम कहते हैं अल्कोहल क्या है? विलायक, और जल क्या है? विलेय है। तो इस प्रकार से आप निर्धारण करेंगे कि किसी भी विलयन
कोई विलयन जिस विलेय और विलायक से मिलकर के तैयार होता है उसमें विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। साथ ही आपको अपने दिमाग में ये बात बैठानी है कि जरूरी नहीं है कि विलायक जो है वह क्या हो, द्रव ही हो। ठोस को ठोस में मिलाएंगे तभी भी तो होगा। जो हमारी मिश्र धातुएं बनती हैं, तो मिश्र धातुएं भी तो ऐसी तैयार होती हैं कि एक मटेरियल आपने ज्यादा ले लिया एक धातु का, दूसरा मटेरियल क्या ले लिया, कम ले लिया, तो जो ज्यादा मात्रा में लिया वो विलायक हो गया, जो कम मात्रा में लिया वो विलेय हो गया। उन दोनों को मिक्स किया और एक मिश्र धातु बना दी, वो भी तो मिश्रण ही है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि विलेय और विलायक का क्या अर्थ है। विलायक का अर्थ है जो घोलता है। इसका अर्थ है कि विलायक में कुछ भी चीज आप डालेंगे वो क्या करेगा, घोल देगा, मिला देगा उस चीज को दूसरी चीज को अपने में। और विलेय का क्या अर्थ है, सामान्य परिस्थिति में बता रहे हैं आपको। और विलेय का क्या अर्थ है, जो घुलता है। जब वो विलेय विलायक में जाता है तो विलेय क्या हो जाता है, घुल जाता है, और विलायक क्या कर देता है, उसे अपने अंदर घोल देता है, बिल्कुल मिश्रित कर देता है। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब चाहे तो इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने विलयन के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि यहां पर विलयनों की जो चर्चा की गई है किस संदर्भ में की गई है। आप यदि देखेंगे यहां पर विलयन की चर्चा की गई है कि जब हम प्रयोगशाला में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पदार्थों का उपयोग करते हैं तो मुख्यतः हम उनको विलयनों के रूप में उनका उपयोग करते हैं। विलयन आपको बता दिया कैसे तैयार होते हैं। एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो, विलेय जिसकी मात्रा कम हो। अब हम जो लैब में हम अलग अलग विलयन प्रयोग में लाते हैं उनमें हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं सांद्रता। सांद्रता अलग अलग विलयनों की अलग अलग होती है। तो पहले समझते हैं कि विलयन की सांद्रता का क्या अर्थ होता है। तो समझते हैं सांद्रता, जिसे इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। सांद्रता का अर्थ होता है कि कोई किसी भी विलयन में विलेय तथा विलायक कितनी मात्रा में मिलाए गए हैं, वही क्या कहलाती है, उस विलयन की हम कह सकते हैं सांद्रता कहलाती है। या आप जब कहते हैं कि हम थोड़ा सा आप कहते हैं जानते हैं, जो आपके जानने वाली डेफिनेशन है उसको हम कह सकते हैं कि किसी भी विलायक में विलेय जितनी अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो आप कहते हैं उस विलयन की जो सांद्रता होती है वो उतनी अधिक होती है। लेकिन सामान्य डेफिनेशन हम यही देते हैं कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ तथा विलायक पदार्थ की मात्रा को जो प्रदर्शित करते हैं उसी जानकारी को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं। सांद्रता के द्वारा हमें किसी विलयन में उपस्थित विलायक तथा विलेय की मात्राओं मतलब क्वांटिटीज कितनी मात्रा में मिला रहे हैं कि मात्राओं का ज्ञान होता है। तो किसी विलायक में कितना विलेय बना रहे हैं ये यदि हम बता दें तो हम कहेंगे कि उसकी हमें सांद्रता मिल गई। अब सांद्रता हम कहते हैं उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता, ये दोनों अलग चीजें होंगी। तो किसी विलायक में विलेय पदार्थ जितनी अधिक मात्रा में ज्यादा मिलाया जा रहा है तो हम कहेंगे उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता उतनी अधिक होगी। और किसी विलायक में विलेय पदार्थ जितना कम मिलाया जाएगा हम कहेंगे उस विलयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। अब सांद्रता को तो हम समझ गए। अब यहां पर किसी विलयन में विलेय तथा विलायक को जब हम प्रतिशत के रूप में प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि विलयनों का जब निर्माण होता है तो अलग अलग तरीके से होता है। हम क्या करते हैं कि कोई एक विलेय को लें और विलायक को लें, उनको हम क्या करें, द्रव्यमान के रूप में, ग्राम के रूप में यदि आपस में मिलाएं, पहला तरीका ये है। या विलेय पदार्थ लें और विलायक लें, उनके वॉल्यूम्स को आपस में लेकर के, मतलब उसमें जो मानक ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, या आप कह सकते हैं जो यूनिट ले रहे हैं, इकाई ले रहे हैं, मात्रक ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, आयतन ले रहे हैं। तो अब उनको मिलाकर के फिर से विलयन का निर्माण किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग विलयनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेथडों का प्रयोग करना पड़ेगा।
तो पहला इसमें आता है सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या कहा हमने, पहला है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत, किसी विलयन में मिलाए गए विलेय तथा विलायक, इन दोनों में से किसी भी घटक के द्रव्यमान को कुल विलयन के द्रव्यमान के सापेक्ष प्रतिशत में व्यक्त करने की विधि ही हमारी क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। परिभाषा लिख लेते हैं, हम लिखते हैं किसी विलयन में उपस्थित घटकों को कुल विलयन के द्रव्यमान के सापेक्ष प्रतिशत में व्यक्त करने को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई है, तो क्या लिखेंगे, अब निकाल रहे हैं किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो ये सीधे सूत्र आ गया कि उस अवयव का द्रव्यमान जिसका आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं विलयन में, उस अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, टोटल विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है वो आ जाएगा, और उसमें 100 के क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन प्रतिशत भी निकालते हैं। आयतन प्रतिशत, इसका अर्थ है कि यदि हम कोई विलयन तैयार कर रहे हैं और उसमें हम उसके किसी घटक का या अवयव का यह जानना चाह रहे हैं कि कितना आयतन है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो परिभाषा सेम आ जाएगी, द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा, केवल आयतन आ जाएगा। तो सूत्र क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे किसी अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, अवयव का आयतन बटे विलयन का आयतन मल्टीप्लाई, साथ में क्या आ जाएगा हमारा 100। अब ये अवयव क्या चीज हुई, समझ लीजिए इस बात को। यहां अवयव का अर्थ है विलेय या विलायक, इसमें से कुछ भी हो सकता है अवयव। यदि विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो लिखेंगे उस विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। यदि आप विलायक का आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो लिखेंगे विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर विलायक का आयतन बटे विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। तो इस बात को समझ लीजिए, अवयव क्या चीज है, अवयव मतलब जिनसे मिलकर के वो विलयन तैयार हो रहा है, वो अवयव है। अब यहीं पर हम एनसीईआरटी की बुक में इस द्रव्यमान प्रतिशत में आपको एक एग्जांपल दे रखा है, उसे सॉल्व कराते हैं। हमारा ये है एग्जांपल नंबर है 1.6, तो लिख लेते हैं, यहां कराते हैं उदाहरण 1.6। क्या कहते हैं, किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त किया जाता है। विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। तो इन्होंने क्या कहा, कोई पदार्थ है A, इसका कितने प्रतिशत लिया, इन्होंने 2 ग्राम लिया, A कितना है 2 ग्राम लिया, को 18 ग्राम जल में, दूसरा हमने क्या ले लिया, जल कितना है ये 18 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाया, विलयन बना दिया। इन दोनों को मिक्स करा तो क्या बन गया, विलयन। तो अब क्या कह रहा है ये, A का द्रव्यमान प्रतिशत क्या निकालना है, A का द्रव्यमान प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो बिल्कुल यही सूत्र लगेगा, तो लिखेंगे क्या, A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या था, अवयव का द्रव्यमान, यानी कि A का द्रव्यमान
बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो मान रख देते हैं। ए का द्रव्यमान कितना है, देखिए ए का द्रव्यमान है 2 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, देखिए ये 2 ग्राम है, ये 18 ग्राम है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा 2 + 18 यानी कि 20 ग्राम। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही है। यहां द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है जो हमने रासायनिक संयोग के नियमों में समझा था। तो यदि ये 2 ग्राम है, ये 18 ग्राम है, तो 2 और 18 मिलकर के 20 ग्राम विलयन बनाएंगे, ना कम ना ज्यादा। तो विलयन का द्रव्यमान 20 ग्राम तो लिख लेंगे यहां पर 20, साथ में क्या मल्टीप्लाई 100, तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 ग्राम। तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, ये ग्राम में नहीं, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा, ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा 10%। तो विलयन में जो विलयन तैयार हो रहा है उसमें ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा 10 होगा। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा कि विलयन क्या होता है, विलयन के टाइप्स को समझा। इसके अलावा हमने समझा था सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, आधिक्य अभिकर्मक क्या होता है। और मुझे लगता है ये चीजें काफी आसान है, बस थोड़ा सा फोकस करना है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, पर प्यारे बच्चों ये पहला चैप्टर है, ये आपका बेस है। और यहां सब चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए और आगे आपके लिए क्या हो वो थोड़ी परेशानी पैदा करे। तो आप समय दीजिए इसमें और अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। एक बार यदि आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए, तो आपको जरूर क्लिक करेगा। तो यदि आपके फिर भी कहीं कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।